शराबबंदी है क्या बिहार में? यदि शराबबंदी का माहौल कहीं देखना है तो बिहार में जाकर पुलिस की व्यवस्था को मैं समझ पा रहा हूँ, कहाँ से होम डिलीवरी हो रहा है, कहाँ स्टॉक रखा जा रहा है, सब लोगों को पता है। बिहार में 3 ही रोजगार हैं, शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया। यही 3 लोगों का माफिया बना हुआ, यही तीनों का इंडस्ट्री बना हुआ। आज गाँव में जाइए, जो लोग घर बना रहे हैं नए नए, वो सारे के सारे लोग शराब के माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, शराब के व्यापार में लगे हुए हैं। बिहार नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हैं जन स्वराज के दफ्तर में पटना में। हमारे साथ हैं आर.के. मिश्रा सर, जो जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। इधर जो भी बयान आ रहा है प्रशांत किशोर जी का, इसमें उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है कि शराबबंदी जो है एकदम गलत है, इसको हमारी सरकार अगर बनती है तो इसको हम 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे। मेरी बोल तो अभी जो जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार एमएलसी, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है अभी और उन्होंने कहा है कि आप चले जाइए जेडी विमेंस कॉलेज में या चले जाइए किसी भी महिला कॉलेज में और जाके उनको कहिए कि शराबबंदी हम 15 मिनट में ख़त्म कर दें, तो महिलाएं आपको जवाब देंगी। ये उनका जवाब। देखिए, ये तो हंसने वाली बात है। शराबबंदी है क्या बिहार में? यदि शराबबंदी का माहौल कहीं देखना है तो बिहार में जाके देखिए। आज तो जदयू के नेता सह मंत्री जो हैं रत्नेश शर्मा, उन्होंने ही कहा कि होम डिलीवरी हो रही है। तो अब तो जवाब नीरज जी को रत्नेश जी ने जवाब नहीं दिया, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? भाई हम तो ये जानते हैं, मुझे तो मैं गांव में भी जाके देखा हूँ और पुलिस में रहने का पुलिस की व्यवस्था को मैं समझ पा रहा हूँ, कहाँ से होम डिलीवरी हो रहा है, कहाँ स्टॉक रखा जा रहा है, सब लोगों को पता है। भाई आज गाँव में जाइए, जो लोग घर बना रहे हैं नए नए, वो सारे के सारे लोग शराब के माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, शराब के व्यापार में लगे हुए हैं। बिहार में 3 ही रोजगार हैं, शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया। यही 3 लोगों का माफिया बना हुआ, यही तीनों का इंडस्ट्री बना हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि जो चीज़ आप लागू ही नहीं कर सकते हैं, शराबबंदी आप लागू नहीं कर पाए, शराबबंदी में आप पुलिस को झोंक दिया। सबसे पहले तो जनता दल यू के लोगों को जवाब देना होगा कि जब पिछले 10 साल में, जब 2005 में सत्ता में आए, तब से लेकर 2015 तक 10 वर्षों में आपने विद्यालय के सामने, आपने मंदिर के सामने, हर गांव चौराहे में पौच का दुकान खोल दिया था। इतने दुकान आपने शराब के खोल दिए थे। ये तो आप ही की पॉलिसी थी ना। उस समय क्या शराबबंदी नहीं कर सकते थे? आप जब शराब के दुकानें खोल रहे थे उस समय समझ में नहीं आ रहा था? आपने पहले क्या किया, शराब की दुकानों को खोलकर लोगों को पीने की लत लगा दी और पीने की लत लगा के उसके बाद शराबबंदी कर दिया। फिर अपने पार्टी के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि तो शराब माफिया बन जाओ, और शराब माफिया लोग बन गए हैं। हम तो ये कह रहे हैं, कैमरा पे कह रहे हैं, ये आज इनके पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस केस में जेल गए हुए हैं, जो शराब के माफिया में पड़े हुए हैं। और भले पुलिस कार्रवाई करे ना करे, हर ज़िले में लोग जानती है कि उस ज़िले का शराब का बड़ा माफिया किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। जवाब दें इस पर। सर, ये बयान हमेशा अक्सर देते आ रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या इसको आप लोग अपने मैनिफेस्टो में भी जारी करेंगे क्या कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग शराबबंदी को पूर्ण बिहार से ख़त्म करें? हमने कहा कि जो चीज़ आप लागू ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको रहने या न रहने का मतलब नहीं है। तो यदि हमें मौका देती है, मतलब जनसुराज के लोग, यदि जनसुराज को, जो आम जनता के सुंदर जाने वाली पार्टी है, उसको मौका मिलता है, तो ये तो निश्चित है कि जो चीज़ आप लागू नहीं कर पाए उस कानून को ख़त्म कीजिए। वो काला कानून है जिसमें गरीब लोग, खास करके अनुसूचित जाति के लोग, जो मेहनत करके आते थे और उनको थोड़ा शौकिया या नहीं, उनको आदतन शराब पीने की लत लगी थी, अधिकांश लोग जेल चले गए। अब जिन महिलाओं की बात करते हैं, हम लोग मुजफ्फरपुर गए थे, वहाँ के थाना में शिकायत मिली कि जो पुरुष शराब पीता है वो तो पी के भाग गया। अब थाने वाले महिलाओं को बुला के थाने का सब काम करवाते थे कि तुम अपने पति को बुलाओ। तो जहाँ पर शराबबंदी के नाम पर थाना वाले महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हों, उनसे थाने काम करा रहे हों, इस कारण ये सब तो शराबबंदी का प्रतिफल है ना। आज कितने 6 लाख लोगों को जेल भेजा गया है शराबबंदी कानून में। आज भी 1 लाख से अधिक लोग जेल में सड़ रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है।
कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट तक में मामला कितना है पेचीदा है समझ सकते हैं। तो ऐसा कानून जिसमें गरीबों का खून चूसा जा रहा है, गरीबों को जेल भेजा जा रहा है, अमीर तो पी के अपने घर में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग को पकड़ने की हिम्मत पुलिस को नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अलग तरह का धंधा चल रहा है। शराब के व्यापार में पुलिस की भूमिका अत्यंत ही अफसोसजनक है। पुलिस में रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, आप देखते होंगे बिहार में जो स्थिति है, जब से शराबबंदी हुई है पुलिस वालों पे ही हमला हो रहा है, कितने पुलिस वाले इसमें मारे भी जा चुके हैं। तो एक तरह से तो पुलिस की भी क्षति हो रही है और बहुत बड़ी दुखदायी घटना है ये। देखिए, शराबबंदी के लिए यदि सही मायने में सरकार में वो इच्छा शक्ति होती तो मेरा तो सुझाव यही होता कि आप जो आपका शराबबंदी का विभाग है, जो उत्पाद विभाग है, प्रोहिबिशन का विभाग है, मंत्री भी उसके अलग हैं, उस विभाग में आप भले ही पुलिस से आप ले ले डेप्यूटेशन में, आप 1/3 फर्ज ले दिया, एक आप डीजी ही बना देते, शराबबंदी का एक डीजी बना देते अलग से, जो शराबबंदी कानून को लागू करता, पुलिस को इस काम से मुक्त कर देते। यदि पुलिस को आप इस काम में लगाया है तो पुलिस के लिए शराबबंदी रोकना पुलिस के बहुते का नहीं है। पुलिस का जो काम है, भले जिसकी ट्रेनिंग हुई है अपराधी को पकड़ने के लिए, चोर बेईमान को पकड़ने के लिए, अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए, विधि व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए, उसको आपने लगा दिया शराबबंदी वाले कानून के लिए। शराबबंदी तो कभी पुलिस का काम नहीं रहा, उसके लिए उत्पाद विभाग है। तो उत्पाद विभाग को आपने हटा करके पुलिस को जो जिम्मा दिया, इस तरह की दोहरी जिम्मेवारी से न तो शराबबंदी का कानून तय हो पाया, और पुलिस वाले के लिए ये ऐसी स्थिति हो गई कि पहले तो शपथ ग्रहण कराते थे कि हम शराब नहीं पिएंगे, तमाशा बहुत हुआ। उन तमाशों का क्या मतलब कि जो लोग यहाँ हाथ उठा के, अफसर लोग हाथ उठा के शपथ खाते थे, वो जो प्राइवेट में दिल्ली जाते थे, बम्बई जाते थे, बाहर जाते थे, तो उनका अपने आदत से तो नहीं पा जाएंगे। तो आपने एक तो शपथ का मखौल उड़ाया, पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया, और अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कह दिया कि तुम शराब माफिया बन जाओ। उसके बाद आप पुलिस पर हमला कराए, और उसके बाद आपने दबाव डाल के उन पर कार्रवाई नहीं होने दिया। ये तमाम चीज़ें, ऐसा द्वंद्व है, प्रशासनिक द्वंद्व ऐसा चल रहा है, इतनी क्या कह सकते, खोखलापन, दिवालियापन, प्रशासनिक दिवालियापन इसी को कहते हैं। आपने काला कानून बनाया, जिसको आपको जिससे वो दूर रखना था उसको आपने जिम्मा दे दिया। जब खेत का बाहर ही खेत को खाएगा तो खेत की रक्षा कैसे होगी। सर, इन दिनों तेजस्वी यादव भी घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं नौवीं फेल कहते हैं, तो अभी उनका एक नया नारा आ रहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। महिलाएं जो कह रही हैं ना कि बिजली बहुत महंगा हो गया है। देखिए, ये जो स्मार्ट मीटर लग रहा है, ये तो स्मार्ट मीटर का देखा ही आपने क्या खेला हुआ है कि किसी को कार मिला, किसी को बंगला मिला, किसी को पैसा मिला। तो जिस सरकार में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कंपनी ने इतना पैसा लोगों को दिया, तो कुछ तो लाभ है उसमें। स्मार्ट मीटर के कारण लोगों के पॉकेट में क्या कह सकते हैं, पूरा खाली कर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ पूरे चारों तरफ देख लीजिए, बिहार के बिजली का दर जो है सबसे महंगा है। आपने इतना महंगा कर दिया, तो हम तो ये इसको कहीं ना कहीं शराबबंदी से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि बिहार में राजस्व की कमी हो गई तो बिजली की दर बढ़ा दी गई। अब वो सरकार जो बहाना करे, हम तो तेजस्वी जी का नाम आपने लिया है, तेजस्वी जी से ये भी पूछना जरूरी है कि भैया 6 महीना पहले तो आप साथे में थे, उस समय समझ में नहीं आ रहा था, जिस समय बैठ के रसगुल्ला चाप रहे थे। 15 साल इनकी सरकार रही, आज तक तो बिजली फ्री नहीं की, आज बिजली फ्री की बात क्यों कर रहे हैं भाई? 15 साल पहले जो सत्ता थी इनकी, उसमें बिजली फ्री क्या, बिजली थी ही नहीं, फ्री क्या करते? तो पूरा बिहार अंधेरे में था। इनके पिताजी के राज में बिहार अंधेरे में, अपराध का बोलबाला, विकास नाम की चीज़ नहीं, सड़क नहीं। तेजस्वी जी को तो सबसे पहले इस 15 साल के लिए पूरे बिहार के 3 जनरेशन से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस 3 जनरेशन को उन्होंने बर्बाद कर दिया, शिक्षा में बर्बाद कर दिया, विकास के में पीछे छूट गए। सारे बिहारी को पलायन करके लोग, जो भी यहाँ पर व्यापारी थे, जो भी अच्छे डॉक्टर थे, जो भी अच्छे लोग थे, इनके 15 साल के राज में इनको मजबूर किया इन लोगों ने बिहार से भागने के लिए। उनके ज़मीन लिखाया गया, उनके घर लिखाया गया। ये छुपा हुआ है क्या? नौकरी दिया, ज़मीन लिखवा लिया। तो ये इन लोगों को तो कुछ बोलने का अब हक ही नहीं है, ये क्या बोलेंगे।
अब 200 बिजली फ्री करेंगे, केजरीवाल की तरह नया शगुफा छोड़ रहे हैं। भाई बिजली फ्री करके क्या कीजिएगा? जो कुछ बचा हुआ बिजली विभाग का दिवालियापन हो जाएगा, फिर बिहार को आप अंधेरे में ढकेल दीजिएगा। वो तो चाह ही रहे हैं कि लालटेन जले। लालटेन जब जलाना होगा तो बिजली ख़त्म न करना होगा। आप फ्री का बिजली दीजिएगा तो बिजली नहीं मिलेगी, जब बिजली नहीं मिलेगी तो लालटेन लोगों को जलाना पड़ेगा। तो इनका जो चुनाव चिन्ह है लालटेन, उसकी वाहवाही होगी। ये सब अंत में चुनाव हारने का आभास हो गया है। जब लोग चुनाव हारता है, जानता है हम चुनाव जीतेंगे नहीं, तब हम इसी तरह के चोंचले, इसी तरह के घोषणा, इसी तरह के खोखला वादा किया जाएगा और इस खोखले वादे में जनता फंसेगी नहीं। बिहार की जनता जानती है कि 15 वर्ष आपके पिताजी को और आपके माताजी को हमने मौका दिया और उसमें आपने हमें क्या दिया ये छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए इन पर किसी को भरोसा नहीं हो सकता है। देखिए, एक व्यक्ति जिसके पिता मुख्यमंत्री, माता मुख्यमंत्री, सारी सुविधा, मुख्यमंत्री आवास में जिसका जन्म हुआ हो, सोना का चम्मच लेकर पैदा हुआ हो, वैसा व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पाया। पढ़ाई के प्रति इतनी बेरुखी क्यों? आप पढ़ते, अच्छी जगह पढ़ के जाते। आप बाकी राजनीति के बच्चे जा के मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ के अच्छी शिक्षा पाएँ, अच्छा चीज़ बोलें, अच्छा चीज़ समझे हैं। यदि ये जाके किसी मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ के आते तो कभी भी 200 यूनिट बिजली फ्री की बात नहीं करते। तब समझ में आता कि किसी कंपनी को चलाने के लिए, किसी सरकार को चलाने के लिए, किसी व्यवस्था को चलाने के लिए फ्री की घोषणा अंततः उस प्रशासन को समाप्त कर देती है। आज विश्व के ऐसे पटल पे ऐसे ऐसे राज्य देश हैं जहां खुशहाली थी, वहां पब्लिक के लिए लोगों ने फ्री का काम शुरू किया और इस कारण से आज वो सरकार दिवालिया होकर समाप्त हो चुकी है। तो इतिहास पढ़ेंगे, जानेंगे, जानकारी होगी, देश विदेश की, इतिहास की, भूगोल की, व्यापार की जानकारी होगी तब ना। 9वीं फेल से आप क्या उम्मीद करेंगे? 9वीं फेल तो कॉपी करेगा केजरीवाल की। इसीलिए हमें लगता है कि बिजली फ्री वाला जो इनका नारा है ये एक चुनावी नारा है, ये कभी नहीं कर पाएंगे। बिजली कंपनी को दिवालिया करना होगा तब करेंगे, सरकार में आएंगे तब न करेंगे। जानते हैं कि सरकार में आएंगे नहीं, वादा करते चलो, खजाना खाली करने की बात करते रहो। तो इस बार 2025 के चुनाव में आप लोग पूरे विश्वास के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और अगली सरकार बनाने की पेशकश कर रहे हैं। देखिए, सरकार तो बनना ही है। आम जनता का मोमेंटम एकदम आराम से इन दोनों के खिलाफ हो गया। 15 वर्ष से 15, हाँ, 15 और 18 वर्ष, 15 और 20 वर्ष का जो 35 वर्ष का इनका शासन है, उस शासन का खोखलापना, अपराधियों का जंगल राज, पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार का जंगल राज, 2 जंगल राज से जनता पिसी है। इनको अब मौका देगी सब जनता। मुझे तो ऐसा आभास नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है कि ये इनको मिलने वाला है। हम ये दावा आज करना उचित नहीं होगा कि बरबोलापन होगा, लेकिन मुझे जो आभास मिल रहा है कि मैंने कांग्रेस सरकार के जाते हुए गति को देखा है, लालू जी के सरकार को जाते हुए गति को देखा है। हमें वो जब 89 में कांग्रेस की सरकार जा रही थी उस समय का याद है, जब 2004-05 में लालू जी की सरकार को जाने का आभास सिग्नल मिल रहा था, वो मुझे याद है। और उसी तरह का वातावरण आज पूरे बिहार में वर्तमान सरकार के बदलाव के संकेत दे रही है। तो ऐसा मेरा अपना आभास है। ऐसी में मुझे लग रहा है कि यदि जनसुराज के लोग जो इससे जुड़े हुए हैं कोई बड़ी गलती ना करें, कोई बड़ी गलती ऐसी ना करें, जैसा वादा किया, जो कहा है उस पर करने पर कायम रहेंगे, तो ये मान के रखिए कि 2025 में जनता अपनी सरकार बनाएगी। अब जनसुराज की बनेगी या किसकी बनेगी, जनता की सरकार बनेगी। और जनता की सरकार बनाने का जो एक सूत्रधार ने ये है कि जनता का सुंदर राज आएगा, तो जनता का सुंदर राज जो पार्टी लाएगी उस पार्टी की ही सरकार बनेगी। तो ये आर.के. मिश्रा सर जो कि कह रहे थे कि जनता की पार्टी आएगी और जनता की सरकार आएगी। हमारे सहयोगी समर कुमार डे के साथ विकास कुमार, मिथिला न्यूज, पटना।